Hello everyone, this is Rashmi and welcome to my YouTube channel. So today we are going to read excretory product and their elimination, and I'm totally going to decode this NCRT. And if you read with me and listen the whole lecture, none of your MCQ will be left from this chapter and whole NCRT will be decoded. I promise that. So if you find this lecture a little bit slow, you can watch it in 2x or something, and if you find it a little bit fast, then you can watch it in 0.5x whatever. So let's begin. ठीक है, आराम से शुरू करते हैं. सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर 16. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, कहते हैं अभी देखो हमें क्या पढ़ना है ना इस चैप्टर में, वो पढ़ना है सिर्फ यूरिया के बारे में. ठीक है, हमें पढ़ना ये कि हम ये कैसे एक्सक्रीट करेंगे. ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत इंट्रो में सब कुछ जानेंगे ना थोड़ा बहुत. तो देखो कहता है कि एनिमल जो है वो अमोनिया बनाता है. ठीक है, एक्यूमुलेट करता है, मतलब जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या क्या है. अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, CO2 हो गया और कुछ आयंस हो गया. ठीक है, जो मेन लेकिन जो होता है ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेन, वो यही 3 होते हैं. ठीक है, और क्या कहता है कि कैसे बनता है ये, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण. मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड इन एक्सेस इंजेशन. ठीक है, जो आपको बस इतना सा याद रखना है कि अगर शरीर में कोई चीज़ जा रही है उसका आपको जो है वेस्ट निकलेगा ही निकलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे कहता है ना कि हम इसी का मैकेनिज्म पूरा पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इसी का मैकेनिज्म पढ़ेंगे ऑफ एलिमिनेशन, कि कैसे सब कुछ एलिमिनेट होने वाला है. तो हम यहाँ पर कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट के ऊपर हम ध्यान देने वाले, जो मैंने आपको बताया कि ये जो मेन 3 वेस्ट है. ठीक है, पेन को ब्लैक कर लेते हैं, है ना. और हम यहाँ पे जानेंगे कि तीनों वेस्ट कैसे कैसे एक्सक्रीट होते हैं, जो मेनली हमारा कंसंट्रेशन है हमारा यूरिया के ऊपर. ठीक है, हम भी अमोनिया ही बनाते हैं, लेकिन जो हमारा लीवर होता है ना उसको वो मेटाबोलाइज करके यूरिया में बना देता है. थोड़ा सा ईजिली एक्सक्रीटेबल लेस वाटर टेकिंग वाला प्रोडक्ट. ठीक है, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स कौन क्या क्या उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनका एक्सक्रीटरी मतलब जो उनका ऑर्गन है वो क्या है. तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताया कि आपका जो अमोनिया है ना, आपका अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है. ठीक है, टॉक्सिक होता है तो इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए एक्सक्रीट करने के लिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा चाहिए. और जो सब यूरिक एसिड होता है उसको सबसे कम पानी चाहिए, है ना, सबसे कम पानी चाहिए. यार आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग एंड लाइक दिस. ठीक है, अब ये कहता है कि जितने जानवर अमोनिया के फॉर्म में ही अगर निकाल दें उसको हम जो है एक ये नाम दे देंगे, अमोनोटेनिक. ठीक है, तो अब ये सोचो किसके पास पानी की सुविधा ज़्यादा होगी, वो हो गए एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है, एक्वेटिक भी सारे नहीं, एक्वेटिक एनिमल्स में भी सारे नहीं. अब इस पे आएगा आपका क्वेश्चन आ गया. तो क्वेश्चन में हम क्या है, एक तो हो गई हमारी बोनी फिश, है ना, बोनी फिश याद रखेंगे हम. एक वो याद रखेंगे हमारे एक्वेटिक एम्फीबियंस. ठीक है, एम्फीबियंस याद रखेंगे हम, है ना. और हम यह क्या याद रखेंगे, एक्वेटिक इंसेक्ट्स. ठीक है, ये याद रखेंगे. ठीक है, और ये जैसे कि पानी में होते हैं और बहुत ही सिंपल से ऑर्गेनिज्म है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही सारे निकल जाते हैं. ठीक है, अमोनोटेनिक वाले डिफ्यूजन के थ्रू जो निकल रहे हैं या तो बॉडी सरफेस एरिया से या फिर आपके गिल्स से. ठीक है, अमोनियम आयंस के फॉर्म में याद रखना, आयंस के फॉर्म में. उतना पूछेगा नहीं. लेकिन अब देखो अब क्या कहता है कि अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल वाले वो अडेप्टेशन ऐसा बनाते हैं कि उनका लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट निकले. ठीक है, लेसर टॉक्सिक वेस्ट निकले, नाइट्रोजनस वेस्ट ही निकलना है. यूरिया हो गया हमारा, है ना, एंड यूरिक एसिड. तो अभी क्या कहता है, ताकि जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है पानी बचा सके कंजर्वेशन के लिए. अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो यूरिया निकालेगा उसको एक नाम दे दिया, सब में टेलिक जोड़ दिया यूरिया के बाद, है ना. अब ये क्या कहता है कि हमें भी अमोनिया ही बनता है. जो मैंने आपको शुरू में बताया अमोनिया ही बनता है, लेकिन वो लिवर के थ्रू. अमोनिया ही बनता है, लेकिन हमारा जो लिवर भैया है उसको चेंज कर देते हैं यूरिया में. ठीक है, अब क्या होता है देखो, और अमोनिया जो हमारा ब्लड में निकल जाता है और उसको फिर हमें जो है फिल्टर करके बाहर निकाल देना है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है कि सारा का सारा यूरिया नहीं निकलता है, कुछ थोड़ा सा अंदर रह भी जाता है घर में, ताकि डिज़ायर्ड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे. डिज़ायर्ड
ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, सारा नहीं निकालना है, ठीक है, सारा नहीं निकालना है, क्योंकि अगर सारा निकल जाएगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, और हम नहीं चाहते हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में जाए। जब इंसान मरता है तो ही वो इक्विलिब्रियम में जाता है। जो आपके रेप्टाइल्स हैं, याद रखना, रेप्टाइल्स हो गए आपके, अब आपके बर्ड्स हो गए, है ना, और आपके जो है लैंड स्नेल्स हो गए। ठीक है, वो क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, जिसको और कम चाहिए पानी, जिसको मिनिमम चाहिए, कैसे, पेलेट्स के फॉर्म में या फिर पेस्ट के फॉर्म में, है ना। अब इसमें भी टेलिक जोड़ दिया यूरिक के बीच के आगे, है ना, यूरिक टेलिक, यूरिको टेलिक कर दिया, यूरिको बोलने में अच्छा लगे थोड़ा, है ना, हम निकलेचर है बस, और क्या। चलो, अब ये बताया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट के हिसाब से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो वेरिएबल होता है, वो उस लेवल का बना होता है। अब जैसे जितने हमारे मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स जो हैं हमारे, मोस्ट ऑफ जो होते हैं, उनके पास जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होते हैं, है ना। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स, उनके पास कॉम्प्लेक्स हो जाता है। भाई हम तो कॉम्प्लेक्स है तो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ यूज़ करेंगे, हम सिंपल क्यों यूज़ करें, बताओ, है ना। तो यहाँ पर उसी को हमारे अंदर जो होते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स हमारे अंदर किडनी होता है, उसी को किडनी बोलते हैं, है ना। अब देखो कुछ नाम है जहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया अगर हम पढ़ लें, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स किस में मिलेगा आपको, प्लैटी हेलमिन्थ्स में। प्लैटी भैया आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लेनेरिया एज एग्जाम्पल दे रखा है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है। और कहाँ का मिलेगा आपको प्रोटोनेफ्रीडिया, एक तो आपको मिल जाएगा रोटीफर्स में, कुछ एनालिड्स में, सम, याद रखना, सम एनालिड्स में। ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेट्स। ठीक है, जो इसमें नाम क्या है, एम्फिऑक्सिस का नाम भी दे रखा है। तो ये जो है ना, इस पे क्वेश्चन आएगा आपको, एम्फिऑक्सिस। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, उतना ज़रूरी नहीं है, आपको खुद से समझना है। अब देखो क्या कहता है, इस प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ना आपका फ्लेम सेल, इसका बहुत ही कम काम है, ये सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि आयंस को बैलेंस करेगा और पानी को रेगुलेट करेगा बॉडी में। अब आते हैं हम नेफ्रीडिया पे, जो कि ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। देखो, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नाम दे दिया, नेफ्रीडिया किस में मिलेगा आपको, किस में मिलता है, अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म, है ना, अर्थवॉर्म में मिल जाएगा। और कुछ एनालिड्स, मैंने बोला था यहाँ पे सम है, तो कुछ एनालिड्स में ये भी मिलता है। ठीक है, एनालिड्स में ये भी मिलता है। अब नेफ्रीडिया जो है क्या क्या, वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकालता है और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो हमारे कॉकरोच भैया हैं, कॉकरोच भैया के मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम दे रखा है मालपीजियन टिब्यूल्स। ठीक है, ये भी वही काम करता है, वही हो गया, नेफ्रीडिया हो गया आपका। ठीक है, मालपीजियन टिब्यूल्स हो गया। अब इसमें एक नाम और है आपका, एंटेनल ग्लैंड्स, या फिर आपका नाम दे दो ग्रीन ग्लैंड्स। ये क्वेश्चन है, ये प्रॉन्स में होता है। ये प्रॉन्स क्या है, क्रस्टेशियंस है आपके, है ना, क्रस्टेशियंस। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है आपको। ठीक है, ये मैं नोट्स लिख रही हूँ, पर अपने से लिख लेना भैया, इतना गंदा हैंड राइटिंग में क्या समझ में आएगा आपको। अब चलो, अब हम अपने बारे में पढ़ लें। ठीक है, इंसान अपने बारे में पहले पढ़ेगा ना। देखो, इतना पढ़ तो लिया शुरू में, तो एक फ़ोटो याद कर लो पहले, एक बार ढंग से बढ़िया से देख लो। देखो, 2 किडनी है हमारे पास, है ना, और 2 यूरेटर है, 1 ब्लैडर है। तो जो ह्यूमन रेस्क्रीटरी सिस्टम है वो यही है। ठीक है, इसी में सारा कारनामा होगा, इस यहाँ पे स्टोर होगा, निकलेगा। सिंपल सी बात, देख लो, बीन शेप का है ना, बीन शेप का है, अंदर क्या है, ये आपका पिरामिड्स है। ठीक है, तो अब चलो अंदर पढ़ते जाए। अब ये सिंपल, अब क्या बता रखा है कि 2 है, पेयर है, मतलब पेयर है किडनी के, और पेयर है आपके यूरेटर के भी पेयर है। ठीक है, अब क्या कहता है, और एक हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया आपका, और फिर आपका यूरेथ्रा हो जाएगा। इतना तो समझ में आ ही रहा है। अभी किडनी की कुछ कलर के बारे में बात कर देते हैं, थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, देखो इस कलर का होता है रेडिश ब्राउन।
इसको पास करके जाओगे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, उसके बाद आप हाथ में पकड़ोगे किडनी, देख लेना कलर खुद से, ऐसे वो मरी भी होती है बट फिर भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। बीन शेप का होता है, पता ही है हमें। यहाँ पे एक नॉच होता है जो कि केव से शेप का होता है। कहाँ पे होता है? लास्ट थोरैसिक से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में, ठीक है, मतलब T12 से लेके L3 के बीच में होता है, ठीक है। डॉर्सली होता है इन द इनर वॉल, ठीक है, डॉर्सल इनर वॉल में होता है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखो लंबर वर्टिब्रा आ गया मतलब एब्डोमेन आ गया आपका, ठीक है, तो वहाँ पे होता है मतलब पीछे की तरफ होता है। ये सब चीज़ क्वेश्चन है आपका। लंबर ये याद रखना, और डॉर्सल होता है, डॉर्सल इनर इनर वॉल एब्डोमिनल कैविटी। देखो ये एक शब्द में खेल लेंगे आपके साथ, ये एक शब्द में खेल लेंगे, इनर डॉर्सल इनर वॉल, नहीं तो लिख देंगे वेंट्रल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, नहीं तो लिख देंगे डॉर्सल आउटर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे आपके साथ खेल जाएंगे वो। अब देखो साइज देख लेते हैं, ऐसे ऐसे याद रखो, 10, 5, 2, ठीक है। अभी इसको थोड़ा बहुत ऐसे कर लेते हैं रेंज में, 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3, ठीक है। ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ, और ये हो गया आपका मतलब कि ब्रेथ हो गया आपका, ठीक है, सॉरी विड्थ हो गया, और ये आपका थिकनेस हो गया, है ना, ऐसे याद कर लो। और देखो क्या कहते हैं, वेट में कुछ नहीं, इतना छोटा सा होता है, इतना छोटा छोटा सा, कितना वेट हो सकता है, दिमाग लगाओ, 120 से लेके 170 ग्राम तक, बस ये याद रख लेना है। अब क्या कहता है, उसी के बारे में मैंने आपको जो बताया था कि जो बीच में जो है ना ऐसे नॉच होता है, ठीक है, नॉच होता है कनकेव शेप का, ठीक है, इनर अंदर की तरफ होता है एक नॉच, जिसको हम हाइलम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हाइलम बोलते हैं। और वहाँ से क्या क्या उसके थ्रू अंदर जाता है, 3 चीज़ें जाएगी। एक तो यूरेटर क्यों? जो यूरिन बन रहा है उसको लेके आ सके। दूसरा क्या? ब्लड वेसल जाएगा तभी तो ब्लड फिल्टर होगा, है ना। तीसरा क्या हो गया? नर्व। अब काम कैसे करेगा, नर्व तो चाहिए ही हमें, है ना। तो ये 3 चीज़ जो हाइलम का कंटेंट है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बन गया आपका, है ना। अब देखो क्या है, अब कहता है, अब हम चलो अब हम अंदर चलते हैं। अब यहाँ तक की तो बात हमने कर ली, यहाँ तक की अब हम थोड़ा अंदर चलते हैं। ब्रॉड फनल, ऐसे फनल शेप का स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस, ठीक है, ऐसे कुछ भी फनल शेप का होता है ना उसको पेल्विस बोल देते हैं। अब उसमें विथ प्रोजेक्शन अगर हम देख लें, ऐसे अगर प्रोजेक्शंस है तो उसको हम कैलिक्स बोल देते हैं, ठीक है, कैलिक्स बोल दिया हमने। अब क्या कहता है, बस इतना ही जानना है, कैलिक्स बोल दिया। अब अभी तक इतना जानो, हाइलम से निकला, उसके बाद फिर एक फनल शेप स्पेस था जिसको हमने क्या बोल दिया? रीनल पेल्विस। फनल शेप कुछ भी है उसको पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रोजेक्शंस को अगर भी हम ऐड कर दें तो हम उसको सब मिला जुला के कैलिक्स बोल देंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, जो आउटर लेयर है हमारा किडनी का, जो हमारा बीन है अच्छा सा 2 गो, उसके बाहर कैप्सूल का लेयर है, टफ कैप्सूल का लेयर है, ठीक है, ऐसा वैसा नहीं है भाई किडनी अपना, ठीक है। अंदर में क्या है, अब अंदर की बात करते हैं। ये तो हमने यहाँ की बात करी, अब इसको भी, किडनी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स हो गया, इनर मेडुला हो गया आपका, ठीक है। ये जो देखो अंदर ऐसे बढ़िया फोटो दे रखी होगी, हाँ, ये आपका कॉर्टिकल एरिया हो गया, ये आपका मेडुलरी एरिया हो गया, है ना। अब देखो, अब कॉर्टेक्स जो है एक्सटेंड करता है, अब देखो कॉर्टेक्स बहुत होशियार है, ठीक है, एक्सटेंड करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स ऑल्सो। पहले देख ले मेडुलरी पिरामिड्स होता क्या है, देखो ये हो गया, द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मैसेस। ये तो हम ऐसे क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो ये कोन शेप का होता है, ठीक है, कोन शेप्ड का होता है, जिसको हम मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। पिरामिड्स मतलब ऐसे, इसका बेस हो गया, बेस कॉर्टेक्स की तरफ है पिरामिड का, इसका टॉप जो आपका हाइलम की तरफ है, ठीक है। तो मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स, ठीक। क्या कहता है, कॉर्टेक्स जो आपका एक्सटेंड करता है बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स के, ये जो आपका मेडुलरी पिरामिड्स है, ठीक है, इसके बीच में एक्सटेंड करता है आपका कॉर्टेक्स, है ना। कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टीनी। कुछ नहीं, इसका ये जो स्पेस है ना उसी को कह रहे हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है, कॉलम जैसा है। अब देखो ईच किडनी, अब देखो एनाटॉमी खत्म, अब थोड़ा फंक्शनल देखेंगे कि मतलब नंबर थोड़ा देख लेते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख नेफ्रॉन होता है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है आपका, ठीक है।
अब नेफ्रॉन का भी, अब जो ये फंक्शनल यूनिट है जो हमने इतना पढ़ा, उसमें भी ये नेफ्रॉन भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब एक होता है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, दूसरा होता है आपका रीनल टिब्यूल, ठीक है, याद करना, याद रखना। उसके बाद ग्लोमेरुलस कुछ नहीं है, ग्लोमेरुलस देखो ब्लड को फिल्टर करना है तो कुछ नहीं, कैपिलरी का टफ्ट है ये, बस कैपिलरी का टफ्ट है। कैपिलरी का टफ्ट कैसे बना है, एफरेंट एट्रियूल्स आया, यहाँ से ए आया और यहाँ से गया ई, ठीक है, एफरेंट एट्रियूल्स आया, ग्लोमेरुलर बनाया, एफरेंट एट्रियूल्स को लेके गया, ठीक है। और ये कहाँ से एट्रियल, कहाँ से, कोई तो आर्टरी से आया होगा, तो क्या चीज़ का आर्टरी आ सकता है, रीनल, रीनल आर्टरी ही तो आएगा, और क्या आएगा। तो ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस से कैरिड अवे फ्रॉम द इफरेंट आर्टरील्स। अब देखो, अब रीनल टिब्यूल कहाँ से शुरू होता है, अब यहाँ पे एक ऐसे कप शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसको हम जो कह देते हैं वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल हो गया आपका, वुमेन्स कैप्सूल हो गया। अब यहाँ पे मतलब इसको ना ऐसे इनक्लोज कर लेता है पूरा टफ्ट को, ठीक है, इनक्लोज कर लेता है। और उसके बाद इसको, इस पूरे चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे चीज़ को हम बोलेंगे मालपीजियन, ठीक है, मालपीघन बॉडी, या फिर रीनल कॉर्पसल्स भी बोल दो, जो बोलने का मैंने वो बोल दो, ठीक है। अब जो हमारा टिब्यूल जो है, अब यहाँ से, अब ये जो है यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ वुमेन्स कैप्सूल, वो टिब्यूल यहीं से स्टार्ट होता है और फिर नीचे जाता है, ठीक है, नीचे जाके हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनता है, उसको पीसीटी बोलते हैं। अब देखो पहले आ रहा है तो उसको पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल, ठीक है। अब जो है उसके बाद वो क्या होगा, वो एक यहाँ जो है मतलब कि ऐसे जो कॉइल्ड टिब्यूल है वो ऐसे नीचे एक्सटेंड करेगा, नीचे एक्सटेंड करेगा, और वो क्या बनाएगा आपका, ये क्या बना रहा है, ऐसे डिसेंडिंग लिम, ठीक है, डिसेंडिंग लिम ऑफ हेनलेज लूप, ठीक है। और फिर वही चीज़ ऐसे ऊपर जाके असेंडिंग लिम ऑफ हेनलेज लूप बना देता है, ठीक है। तो ये जो है पीसीटी के बाद आपका आपका क्या हो गया, हेनलेज लूप आ गया, उसके बाद आपका कुछ नहीं, आपका डीसीटी आता है, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। उसके बाद आपका डीसीटी आता है, डीसीटी कुछ नहीं, वो भी हाईली कॉइल है, ऊपर आया फिर वैसे ही कॉइल बन गया। डीसीटी बहुत, जो डीसीटी होता है वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स का जो है ऐसे कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। डीसीटी के बाद क्या आएगा, कलेक्टिंग डक्ट आएगा, और कलेक्टिंग डक्ट जो है सारे कन्वर्ज होके रीनल पेल्विस में खुलते हैं और मेडुलरी पिरामिड के थ्रू कैलिक्स में जाते हैं। अब वो कहते हैं मालपीजियन कार्पसल्स, मतलब क्या, ग्लोमेरुलस या और वुमेन्स कैप्सूल को मिला के जो मालपीजियन कार्पसूल बना है, प्लस पीसीटी और डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन जो है आपका कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, आपके कॉर्टिकल रीजन में रहता है, मतलब आउटर सरफेस, कॉर्टिकल रीजन में होता है, नॉट सरफेस, कॉर्टिकल एरिया में, मतलब कि जो बाहर वाला जो बीन का जो ऐसे कर्व है वहाँ पे रहता है ना, जो यहाँ पे ऐसे प्यारा सा बीन बना दिया, यहाँ पे रहता है। वेर एज लूप ऑफ हेनले डिप करता है मेडुला में, और सबका नहीं करता, जिसका करता है ना उसको हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जिसका लंबा लंबा हेनलेज लूप होता है, और जिसका और मोस्ट ऑफ का छोटा ही होता है, वो अंदर ही रह जाता है, ठीक है, तो उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोल देते हैं। बस इतना ही जानना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कहता है कि जो इफरेंट आर्टरीज जो निकला था आपका ग्लोमेरुलस से, वो ना वापस चला नहीं जाता आपके हार्ट में जाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे क्या कहता है, वो नीचे आता है, हेनलेज लूप को सराउंड करता है, ठीक है, रीनल टिब्यूल्स को सराउंड करता है, और पेरी ट्यूबुलर, मतलब टिब्यूल्स को सराउंड करता है, तो पेरी हो गया, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है, ठीक है। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू हेनलेज लूप ऑल्सो, ठीक है। अब उसका ही उसी से निकलेगा कैपिलरीज, ठीक है, उसी से निकलेगा वेसल्स, और जो कि आपका बनाएगा यू शेप्ड वैसा रेक्टा, ठीक है, जैसे कि आपका हेनलेज लूप किया था टिब्यूल्स के फॉर्म में, उसी तरह से आपका वैसा रेक्टा जाएगा, ठीक है। तो वैसा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, मतलब अब नीचे उतना लंबा जा ही नहीं रहा जब आपका हेनलेज लूप, तो आपका वैसा रेक्टा क्या ही जाएगा, तो वही कह रहा है कि एब्सेंट होता है बहुत सारे में, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है उसमें वैसा रेक्टा नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, चलो इतना अब हमने एनाटॉमी पढ़ लिया है। अब देखो शुरू से अगर रिवाइज करो तो देखो इस फोटो को देख के रिवाइज करना है, जितना पढ़ लिया फोटो देखो यहाँ पे एफरेंट एट्रियूल आया, ग्लोमेरुलस बनाया, ये आपका वुमेन्स कैप्सूल हो गया, उसके बाद आपका यहाँ से हाईली कॉइल्ड पीसीटी स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिर हेनलेज लूप स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे हेनलेज लूप आपका डिसेंडिंग है, फिर असेंडिंग है, फिर डीसीटी बना दिया, फिर कलेक्टिंग डक्ट है। अब आते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन। अब इसका 3 ही स्टेप होता है, ठीक है। एक हो गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक हो गया आपका रीएब्जॉर्प्शन, और एक हो गया आपका सिक्रीशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आपका कुछ नहीं, ब्लड आ रहा है आपके ग्लोमेरुलस में, वो फिल्टर हो रहा है, तो कहता है कि 1 मिनट में 1100 से लेके 1200 ml जो है
ब्लड ग्लोमेरुलर से फिल्टर होता है, जो कि 1/5 है ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करेगा 1 मिनट में, उसका 1/5 ब्लड जो है फिल्टर करता है किडनी हमारा, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब जैसे मान लो ये हमारा वेंट्रिकल है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वेंट्रिकल है, ये जितना भी निकल रहा है इसका 1/5 जो है हमारे एक किडनी में जाएगा, और उससे फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन होता है ना, उसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर का भी काम है। अब देखो कहीं भी ब्लड जा रहा है, अब वहाँ पे इतना सीविंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो कुछ तो ऐसे वहाँ पे एकदम इजी फ्लो तो है नहीं ग्लोमेरुलस के थ्रू, बहुत सारा उसमें फिल्ट्रेशन सीव्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे वहाँ ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो है हेल्प करता है आपके फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में, ठीक है, जो कि 3 लेयर है। वहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा 3 लेयर में। अब 3 लेयर को क्रॉस करने के लिए थोड़ा प्रेशर तो लगेगा, वही बोल रहा है यहाँ पे कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन, ठीक है, थ्रू 3 लेयर्स। अब 3 लेयर कौन से हैं? 3 लेयर कौन से हैं? अब पहला क्या हो गया, अब देखो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलर जो है वो क्या है, कैपिलरी है। कैपिलरी क्या होता है? एंडोथेलियम होगा। तो पहला लेयर आपका कुछ नहीं, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल है, एंडोथेलियम, ऐसे याद रखो, बस एंडोथेलियम है। दूसरा लेयर याद रखो कि आपका क्या है, वुमेन्स कैप्सूल होगा, उसके नीचे क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल का एपिथीलियम हो गया, दूसरा आपका एपिथीलियम हो गया वुमेन्स कैप्सूल का, उसके बीच का जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है वो आपका जो है ना तीसरा लेयर है, ठीक है। तो बस इतना ही है जो ब्लड आपका आएगा और इससे पार हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि जो वुमेन्स कैप्सूल जो होता है ना हमारा, ये बहुत ही एडवांस होता है। जो वुमेन्स कैप्सूल को हम जो है ना, जो उसका एपिथीलियम होता है, एपिथीलियम को हम पोडोसाइट भी बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, पोडोसाइट होता है जो कि इस तरह से बना होता है, ठीक है, ऐसे, जो कि इतना माइन्यूट पोर्स होते हैं उसमें, जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट भी बोलते हैं। देखो फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है, और स्लिट पोर्स, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड इतना फाइनली फिल्टर होता है कि इतना फाइनली फिल्टर होता है कि ऑलमोस्ट सब कुछ प्लाज्मा का निकल जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन। अब साइज़ के में हम नहीं जाएंगे क्या साइज़ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। आप कोचिंग में पढ़ोगे, आपको साइज़ वाइज सब बताएंगे, नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखो यही यूरिन, अब देखो यहीं पे कह रहा है कि प्रोटीन नहीं जा सकता है ना, लेकिन कुछ साइज ऑफ प्रोटीन होगा इतना छोटा कि निकल जा रहा है। अगर बड़ा साइज ऑफ प्रोटीन आ रहा है यूरिन में अगर, तो इसका मतलब आपका जो है यहाँ पे फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम जो है डिटेक्ट करते हैं कि आपका जो रीनल फंक्शन है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब चलो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ गए, अब हम क्या समझेंगे, अब इसका थोड़ा बहुत रेट वेट देख लो। कहता है कि GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किस रेट से फिल्टर हो रहा है हम बात करें, वो हम 1 मिनट के बाद, जो भी हम बात करें वो हम 1 मिनट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो GFR कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट में 125 ml पर मिनट होता है इसका GFR। मतलब कि एक हेल्दी किडनी मतलब इतना फिल्ट्रेट निकालेगा 1 मिनट में। तो अगर देखा जाए तो पूरे एक दिन में कितना हो गया आपका, 180 लीटर्स। तो इतना यूरिन तो हम निकालते नहीं है ना, हम निकालते बस है कितना 1.5 लीटर यूरिन निकलता है हमारा, है ना, 1.5 लीटर। तो इसका मतलब है कुछ बहुत ही गड़दा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, इतना थोड़ी निकाल देंगे, तो इतना तो बंद है, इतने तो हम है भी नहीं वेट में, है कि नहीं। चलो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो हमारा किडनी है ना, एनसीईआरटी के थ्रू अगर हम चले तो हम कहते हैं कि हमारी किडनी है, उसमें इनबिल्ट एक मैकेनिज्म होता है जो कि रेगुलेट करता है GFR को, ठीक है, GFR को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। इनबिल्ट किडनी के अंदर ही ब्रेन में कहाँ जाएगा, जो नीचे काम हो रहा है वहीं पे उसको सल्टा लेते हैं, उसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, JGA पे क्वेश्चन आता है। अब JGA क्या है, एक सेंसिटिव रीजन है, ठीक है, एक सेंसिटिव रीजन है जो कि बना कैसे है, एक सेंसिटिव रीजन है जो कि DCT के सेल्यूलर मॉडिफिकेशन के कारण बना है, DCT के सेल्यूलर मॉडिफिकेशन, और वहीं पर आपका जो है आ जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल्स
एट्रियोल्स आया है आपका, ठीक है, एफरेंट आ रहा है जिससे ग्लोमेरुलस बन रहा था, और वहीं पे डीसीटी जो वहाँ पे चिपकता है, जिस जगह पर जाके मिलता है वहाँ पर एक मॉडिफिकेशन हो जाती है सेल्स की, और वो एक बनाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जिससे कि रेनिन निकलता है, ठीक है, जो कि आपका एक्चुअली एफरेंट एट्रियूल्स में जाके कारनामा करेगा और ब्लड प्रेशर को कम ज़्यादा कराएगा। ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो उससे आपका फिल्ट्रेशन में असर आएगा। तो ये किडनी चाहता है कि हम अपने ही घर में सल्टा लें, अपने ही घर में हम भाई 125 ml पर मिनट भाई हिसाब किताब देते जाएं, ठीक है, इसी रेट से हम निकालते जाएं, वरना ब्रेन को पता चल जाएगा, फिर बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, मैंने आपको बताया कि 180 लीटर जो है आपका फिल्ट्रेट बन रहा है, पर आपका जो है यूरिन बस 1.5 लीटर निकल रहा है, इसका मतलब काफ़ी हैवी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब वही कह रहा है कि 99% जो है आपका रीअब्सॉर्ब हो जाता है फिल्ट्रेट, ठीक है, इन बाय द रीनल टिब्यूल्स। अब देखो ग्लोमेरुलस तो निकल गया, अब टिब्यूल ही तो बचा है हमारा, जहाँ पे सारा आपका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो अब देखो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट, अब देखो इतना है, पीसीटी है, हेनलेस लूप है, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है, तो यहाँ पे सब जगह ना, जहाँ सब जगह जो एपिथेलियल सेल है डिफरेंट मोड सेगमेंट पे अलग अलग टाइप से एब्जॉर्प्शन करता है, और थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, टाइप्स ऑफ सेल्स डिफर करते हैं। जैसे कि कहता है कि कहीं कहीं पे एक्टिव मैकेनिज्म से काम होता है, कहीं कहीं पे पैसिव मैकेनिज्म से काम होता है। एक्टिव मतलब एनर्जी यूज़ होगी, पैसिव मतलब नहीं यूज़ होगी। अब एक्टिव मैकेनिज्म से क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, तो वो हो गया एक्टिवली अगर हो रहा है कुछ एब्जॉर्ब, तो वो हो गए हमारे ग्लूकोज भैया, हाँ आपका हो गया अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, और आपका हो गया सोडियम आयंस, ठीक है, ईटीसी। पर याद हम यही 3 रखेंगे, एक्टिवली यही आ रहा है, ठीक है। पैसिवली कौन एब्जॉर्ब होता है, तो वो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब क्या कहता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अगर वाटर की हम बात करें तो वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो इनिशियल सेगमेंट्स में पैसिवली ही एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट हो तो फिर एक्टिवली उसको हम एब्जॉर्ब कराते हैं, ठीक है। अब देखो अभी ये तो हमने दूसरे स्टेप के बारे में बात कर ली, ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप के बारे में बात करेंगे, सिक्रीशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर जा रही है ना, सोडियम आयन, तो फिर आपका अमाइनो एसिड ग्लूकोज, तो अब इसको मेंटेन भी तो करना है, आयनिक बैलेंस भी तो करना है। तो इस कारण से भगवान ने ऐसा बताया कि जो ये जितने वेस्ट प्रोडक्ट टाइप के होते हैं ना, जो कि कहीं और भी बन रहे हैं, लंग्स में बन रहे हैं, लिवर में बन रहे हैं, पेट में बन रहे हैं, तो उसको हमें आयनिक बैलेंस के लिए उसको वहाँ पे भेज देते हैं किडनी में, ताकि तुम निकल जाओ वहाँ से, ठीक है, और वहीं पे बैलेंस भी बन जाएगा। तो सिक्रीशन किसका किसका होता है, H+, K+, ठीक है, और आपका अमोनिया का हो गया, अमोनिया तो निकालना ही है हमें, है ना, अमोनिया निकालना है इनटू द फिल्ट्रेट। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, एज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ोगे तब भी समझ में आएगा। ये फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब देखो पीसीटी का क्या फंक्शन है, पीसीटी हेनलेस लूप, डीसीटी, और आपका एक आ गया कलेक्टिंग डक्ट। काफ़ी इजी सा है, ध्यान से सुन लेना, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे पीसीटी, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, बोर हो गई मैं इससे। पीसीटी का क्या काम है, पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। कहीं भी अगर रीअब्जॉर्प्शन होता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, तो एक तो हो गया क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है, ये होता है, ये याद करना, क्वेश्चन आता है। तो इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया, नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समझ लो ऑल न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है हमारे यहीं पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और वाटर भी हमारे साथ, सिर्फ आयंस तो जाएगा नहीं, तो ये सब जो है आपका पीसीटी में एब्जॉर्ब हो रहा है। और पीसीटी क्या करता है, आपका पीएच भी बैलेंस करता है, आयोनिक बैलेंस भी करता है, ठीक है, आयोनिक बैलेंस भी करता है बॉडी फ्लूइड में बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे। अब सिक्रीशन तो ऑब्वियसली होगी ना, किसकी किसकी होगी, हमने पहले ही पढ़ लिया, हाइड्रोजन, अमोनिया और इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट, है ना। अब इसे निकलेगा तो बेस अंदर घुसेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बस देखो
क्या सिक्रीट हो रहा है, क्या एब्जॉर्ब होना है, आपको समझ लेना है। इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% एब्जॉर्ब हो रहा है। और अब चलो, अब हम पढ़ेंगे हेनलेज लूप के बारे में। हेनलेज लूप के बारे में अगर हम देखेंगे तो क्या होती है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन काफ़ी मिनिमम होती है इन द असेंडिंग लूप लिम। ठीक है, असेंडिंग, यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं ना हम, ऐसे। ठीक है, तो असेंडिंग, ये असेंडिंग है, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बहुत मिनिमम है। रीअब्जॉर्प्शन जो है ना काफ़ी मिनिमम है। एंड दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, यही पे जब रीअब्जॉर्प्शन कम है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी, ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करता है आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो यहाँ पे आयंस जो है बढ़ेंगे। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल होता है वाटर के लिए। ठीक है, ये ऐसे जो है ना, ये बहुत ज़्यादा परमिएबल, मतलब परमिएबल मतलब कि यहाँ पे पानी बहुत फटाफट फटाफट एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे जैसे जैसे फिल्ट्रेट जा रहा है वो क्या कंसनट्रेट होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है ना बढ़ती जा रही है ना। वही कह रहा है ये, डिसेंडिंग लिम्ब में पानी फटाफट निकल रहा है, फिल्ट्रेट जो है आपका कंसनट्रेट होता जा रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी आपकी बढ़ती जा रही है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, अब देखो अब क्या कहता है, और वही कह रहा है इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकल रहा है, ऑलमोस्ट इम्परमेबल। अब क्या कहता है, दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। अब ये कंसनट्रेट कर दिया। अब असेंडिंग लिम्ब जो होता है अब उल्टा होता है, असेंडिंग लिम्ब पानी के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल। तो क्या हो गया, पहले तो आपका फिल्ट्रेट बहुत कम हो गया क्योंकि पानी एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा पहले तो वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ऊपर जाते ही फिर से ऑस्मोलैरिटी को हमें ऊपर चल के घटाना है। तो अब क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होगा। तो पहले हमने पानी एब्जॉर्ब करा दिया, फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा और बैलेंस आ रहा है, प्लस जो आपको ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, जो ग्रेडियंट मेंटेन करना, वो भी साथ में आपका हो रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, तो ऊपर जाते जाते जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट भी, आपका जो ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट फटाफट फटाफट मेडुलरी फ्लूइड में जाके निकल जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम डीसीटी के ऊपर। समझ गए क्या है, क्या सीन है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पहले पानी एब्जॉर्ब होगा, फिर ज़्यादा, फिर यहाँ पे पानी नहीं होकर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होगा, तो वॉल्यूम भी घट रहा है और आपका यूरिन फॉर्मेशन कैसे कैसे वॉल्यूम रीअब्सॉर्ब हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट भी इंसेशन रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे पता चल गया आपको। अब आते हैं हम डीसीटी के ऊपर। ठीक है, डीसीटी में अगर हम आएंगे तो देखेंगे कि कंडीशनल मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हर समय रीअब्जॉर्प्शन हो, तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। देखो ये याद रखना, इस पे आपके असर्शन रीजन आ सकते हैं। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आपका सोडियम और वाटर हो सकता है। ठीक है, तो डीसीटी इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेटाइंस। ठीक है, पीसीटी भी कर रहा था तो डीसीटी कह रहा है भाई मैं भी कर सकता हूँ, सिर्फ तू थोड़ी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है रीएब्जॉर्प्शन करा के आपका सिलेक्टिव सिक्रीशन करा देगा। ठीक है, सिलेक्टिव सिक्रीशन आपका वही K प्लस प्लस आपका हाइड्रोजन आयन का करा देगा, प्लस आपका अमोनिया का, है ना। तो ताकि आपका पीएच जो है मेंटेन रहे और सोडियम पोटेशियम बैलेंस जो है ना आपका मेंटेन रहे ब्लड में। ठीक है, तो काम वही है, बस यहाँ पे क्या है कि अगर पीसीटी हमारा भैया उतना सही से नहीं काम किया तभी यहाँ पे काम होगा, वरना नहीं होगा बस। अब चलो, अब देखो उसी का ना फोटो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पानी निकल गया, यहाँ पे आयंस निकल गया। ये इसमें भी थोड़ा देख लो कि जो डिसेंडिंग लिम होती है पहले वो पतली होती है, असेंडिंग लिम जो है यहाँ पे पहले थोड़ा देर के लिए पतली होती है, थिन, उसके बाद थिक हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर यहाँ पे आपका कैसे कैसे हो रहा है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है बिल्कुल। अब कलेक्टिंग डक्ट का काम देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था इसमें, क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। ठीक है, बहुत लंबा लंबा जाता है, फिर मैंने बोला कैलिक्स में रेनल पेल्विस में चला जाता है मेडुलरी पिरामिड के थ्रू। तो देखो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस रीजन, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है ताकि कंसनट्रेटेड यूरिन निकले। ठीक है, दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरीज। अब देखो यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा यूरिया निकलता है, वही मैंने बताया था ना, कुछ कुछ रिटेन कर लेता है ताकि यहाँ पे हम जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रख सकें। तो यहाँ पर जो है आपका यूरिया जो है ना कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे देखो ऐसे याद रखो, कलेक्टिंग डक्ट जो है पानी री एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और आपका यूरिया भी जो है आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में दे रहा है। ठीक है, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, सबका फंक्शन वही है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना है, किडनी का वही काम है, और वेस्ट निकालना है। ठीक है, इट ऑल्सो प्लेज रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। देखो ये कुछ नई बात नहीं है, हमारा पूरा का पूरा किडनी काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस सबके लिए ही लागू होता है, तो ये कॉमन सेंटेंस आप सबके लिए याद कर लो।
देखो यहाँ पे हम पढ़ने वाले कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट क्या है। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ लिया सबका फंक्शन क्या है, बट एक्चुअली मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है जिसके कारण जो है ये सारे जो रीअब्जॉर्प्शन वगैरह हो रहे हैं वो कैसे होते हैं। तो उसको ना सिंपल अगर शब्द में समझे तो वो होता है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण। अब देखो लोगों को समझने में दिक्कत होती है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो इसमें देखो दो चीज़ों का फंक्शन है, एक तुम्हारा लूप ऑफ हेनले आ गया और दूसरा हो गया आपका आपका जो है वैसा। ठीक है, ये हो गया वासा। दो ही चीज़ें जिसका आपका आपका रोल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो ये तुम्हारा हो गया लूप ऑफ हेनले, ये तुम्हारा हो गया डिसेंडिंग, ये तुम्हारा हो गया असेंडिंग, और ये वहीं पर इसे लिपटा हुआ होता है आपका। ठीक है, आपका वासारेक्टा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे समझाना है। यहाँ पे ये तुम्हारा कॉर्टेक्स है, ये तुम्हारा मेडुला है, तो इसको ऑस्मोलैरिटी मेंटेन क्या करना है आपका 300 से लेके नीचे आपको होना चाहिए 1200 के बीच में। ठीक है, तो ऐसे करके मेंटेन करना है। तो अब ये कैसे अब सारा का सारा आयंस अगर सिर्फ अब्जॉर्व हो जाएगा तब भी काम नहीं बनेगा। मेंटेन करके रखना है मतलब कि यहीं पर घुमाते रहेंगे उसको सारे आयंस को। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझाया ये गया था कि आपका जो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों के बारे में समझेंगे जिसके कारण ग्रेडियंट बनता है। एक आपका NaCl और एक हो गया आपका यूरिया। ठीक है, तो इसी दोनों चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है कि जो आपका हेनलेस ग्रुप का एसेंडिंग लिम है वो आपका NaCl बाहर निकालता है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वो चीज़ जाके आपका वापस से सिक्रीट हो जाता है आपके इसमें आपके डिसेंडिंग लिम ऑफ वैसा। ठीक है, वो वापस से यहाँ के जो आपका जो वैसा है उसमें जाके अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर वो वही चीज़ आपका असेंडिंग लिम ऑफ वैसा बाहर निकाल देता है। तो वो वहीं पर घूम रहा है जहाँ पर आपको परमिबिलिटी जो नो बढ़ाने की ज़रूरत है फिल्ट्रेट की, वहाँ पे वो बढ़ रही है, निकल रही है, लेकिन वापस वो इंटरस्टिशियम में ही रह रही है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ही रह रही है, वो निकल नहीं जा रही है। क्योंकि अब सारा का सारा सोडियम निकल तो जियोगे कैसे तुम। ठीक है, अब यूरिया के बारे में यही है कि यूरिया जो आपका सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे एसेंडिंग लिम में थिन लिम। ठीक है, क्योंकि आपका जो थिक लिम होता है ना वहाँ पे एक्टिवली काम होता है, तो यहाँ पे यूरिया आराम आराम से चला जाता है, लेकिन वापस जो आपका कलेक्टिंग टिब्यूल जो है यहाँ से निकाल देता है उस चीज़ को। ठीक है, तो यूरिया जो आपका यहीं पर घूमता रहता है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो निकल गया। ये थोड़ा सा मैंने बताया कि जो कुछ वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि पार्शली निकलते हैं, तो इसीलिए ताकि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे आपका। ये 1200 300 से 1200 का ग्रेडियंट बना रहा है, 300 फिर 600 900 फिर 1200। ठीक है, बस इतना जानना है, बस ये कहाँ से कहाँ निकल रहा है इतना बस पढ़ लो, आएगा क्वेश्चन नहीं। काउंटर करंट मैकेनिज्म आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अब ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो फिल्ट्रेशन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एटलीस्ट 4 टाइम्स जो फिल्ट्रेट बनता है उसको 4 टाइम्स तक उसको कंसनट्रेट कर सकती है। जो यूरिन निकलेगा जो हमारा फिल्ट्रेट इनिशियली बना उसको 4 टाइम्स तक कंसनट्रेट कर सकता है। तो बस इतना जो यहाँ पर दे रखा है ना, इसको यही समझा रखा है। तो मैंने आपको आसान शब्द में समझा दिया, इस पेज को आप समझ सकते हो, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाया। चलो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो यहाँ पर जो है बेसिकली रेगुलेशन आपका किडनी फंक्शन का जो है आपका हार्मोनल फीडबैक के थ्रू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो है हाइपोथैलेमस एक काम करेगा, एक आपका JGA जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है वो काम करेगा, और आपका जो है हार्ट काम करेगा। ठीक है, तो अब इसी को हम पढ़ते हैं थोड़ा ढंग से। तो कहते हैं ना कि बॉडी, ये हमारा बॉडी है, इसमें बहुत जगह जगह पे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है डिटेक्ट क्या करता है, चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम प्लस आयंस कंसनट्रेशन जो होता है उसको उसका अगर उसमें अगर चेंज आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि अगर ये बहुत ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो पॉजिटिव फीडबैक देगा आपको हाइपोथैलेमस को कि तू एक्टिवेट कर। अब एक्टिवेट कहाँ, न्यूरो हाइपोफाइसिस को एक्टिवेट करके वहाँ से ADH ये और वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो निकालता है। वैसोप्रेसिन अब क्या करेगा, वैसोप्रेसिन जो है एक तरह से ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराता है। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट कराएगा तो GFR बढ़ेगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, उसके कारण से क्या होगा फिर आपका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है आपका DCT से, मैंने आपको बताया कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, कि वाटर का रिएब्शन वहाँ से बढ़ जाएगा। अब देखो अभी क्या होता है, जस्ट इन केस मान लो कि इन सब का वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम, आयन कंसनट्रेशन ये वगैरह वगैरह जो आपका बढ़ गया है बहुत ज़्यादा बॉडी में, तो अब ऑस्मो रिसेप्टर जो है शांत हो जाएगा। अगर वो शांत हो गया है तो उस पर नेगेटिव फीडबैक जाएगा आपके हाइपोथैलेमस में। तो उससे क्या होगा ना कि आपका फिर ये जो ADH जो निकल रहा था डायरेसिस को सॉरी जो थोड़ा डायरेसिस कराएगा तो ये रुक जाएगा। ठीक है,
तो जो एडीएच जो होता है ना, डायलिसिस रोकता है बेसिकली, ठीक है। तो बस आपको इतना जाना कि एस्ट्रो रिसेप्टर का जो है फीडबैक देख लो कैसे साइकिल जो है चलता है। अब हम देखेंगे जेजीए सेल के बारे में। तो ये काफ़ी थोड़ा सा इसको ये भी बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये देखो कैसे काम करता है। यहाँ पे जेजीए कब एक्टिवेट होगा, जस्ट इन केस ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो इन द ग्लोमेरुलर एंड जीएफआर अगर घट गया है, ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो अगर घट गया, जीएफआर वगैरह घट गया, तो आपका जेजीए सेल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब जेजी सेल एक्टिवेट होने के बाद वहाँ से रेनिन निकलेगा। अब देखो रेनिन क्या करेगा, अब इनएक्टिव एंजाइम होता है आपका एंजियोटेंसिनोजन, वहाँ पे रेनिन एक्ट करके एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, उसके बाद वो एक्टिवेट होकर एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। अब जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है वो एक तरह का वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वो इन टर्न आपका एक तो वैसो कंस्ट्रिक्शन भी कराएगा, जाके आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स को पॉजिटिव सिग्नल देगा कि तू निकाल एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन जो है क्या कराएगा कि आपका सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा ज़्यादा इन डीसीटी, ठीक है। अब यहाँ पे इससे क्या होगा, इससे क्या हो गया, आपका रिएक्शन होता है जीएफआर जो आपका इंटर्न जो है बढ़ गया है, तो अब ये शांत हो जाएगा फिर। अब देखो, अब यहाँ पे एक तारक है कि आपका, मैंने बताया था कि हार्ट भी एक काम करता है। अब ये क्या करता है कि अगर हार्ट के आर्टरी में अगर उसको फील होता है कि ब्लड फ्लो जो है बहुत इंक्रीज हो गया है, तो एएनएफ जो है ना आपका वो एक्टिवेट हो जाता है, और एएनएफ एक्टिवेट करके क्या करता है, वैसो डायलेशन कराता है आपका, ठीक है। तो देयर डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, तो ये थोड़ा उल्टा काम करता है यहाँ पे। तो एएनएफ मैकेनिज्म जो है ये एक तरह से इसके लिए जो है ना ये नेगेटिव फीडबैक देता है कि अगर ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गया ना, तो ये वापस एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ब्लड आपका फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपके एट्रियम में ब्लड ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, ब्लड ज़्यादा जा रहा है, तो ये एक्टिवेट हो रहा है, तो और आपका प्रेशर कम कर रहा है, क्योंकि तो बॉडी में बैलेंस होना चाहिए। सबके सब अगर प्रेशर बढ़ा ही देगा तो फिर इंसान तो गया। फिर मैक्चुरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। मैक्चुरेशन में ये कह रहा है कि यूरिन जो है नेफ्रॉन से बन के जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है अनटिल अनलेस कोई वॉलंटरी सिग्नल ना आए उसको निकालने के लिए फ्रॉम सीएनएस। तो क्या होता है कि आपका ब्लैडर फुल हो गया, फुल होने के बाद स्ट्रेचिंग होती है उसके मसल्स में, ठीक है, उसके वॉल्स में, तो वो एक सेंसरी सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि भैया अब मैं भर चुका है, अब थोड़ा सिग्नल दो ताकि मैं निकालूँ यूरिन। तो वहाँ से मोटर सिग्नल आता है, और वहाँ से उसके बाद क्या आता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल स्टार्ट होता है और रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंचर स्टार्ट होता है, जिससे कि आप वॉलेंटरली जाके आप मिक्चुरेट करते हो। लेकिन हमारा अडेप्टेशन ऐसा है, बच्चे इसीलिए इनके अंदर उनका वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो उसी समय पी कर देते हैं जैसे उनका सिग्नल आता है। लेकिन हम धीरे धीरे ऐसे अडेप्ट करते हैं कि जस्ट इन केस हमें ऐसे सिग्नल भी आ रहा है, तो फिर भी हम लास्ट जो हमारा एक्सटर्नल स्पिंचर है उसको हम ऐसे कंस्ट्रिक्ट करके रखें, और हमें जब मौका मिले तो हम उसको वॉलेंट्री निकालें, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल मैकेनिज्म है। इसलिए बच्चे जब पैदा होते तो वो फटाफट से सुसु कर देते हैं, जैसे बना फूल हुआ निकाल दिया। अब देखो कहता है कि हमारा जो ब्लैडर है कम से कम 1 to 1.5 लीटर तक यूरिन स्टोर कर सकता है। उसका कलर कुछ देख लो, आपका कलर हो गया आपका येलो, पीएच हो गया थोड़ा एसिडिक 6। अब ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स भी है, तो इसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। अब थोड़ा बहुत ये देख लो कि यूरिया यूरिन में कितना होता है, तो आपके 25 to 30 ग्राम्स होता है। अब अगर किसी का आप देखो कि यूरिन का सैंपल हम देते हैं, तो बेसिकली यूरिन एनालिसिस से बहुत कुछ पता चल सकता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में, फिर माल फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है, बहुत कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज है, या और साथ में उसके यूरिन में कीटोन्स है, तो उसका मतलब उसको डायबिटीज़ हो रखा है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। तो ये सब पता कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन क्या क्या है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अदर देन किडनी, लंग, लिवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। लंग का भी पता है बहुत बड़े अमाउंट में CO2 निकालता है, ये इसके बारे में तो पढ़ना नहीं है। एवरी डे कितना निकालता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ 200 ml पर मिनट निकालता है। अब देखो लिवर जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड, हॉर्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स निकालता है। ये सब देख थोड़ा सा याद कर लो बस। एक तो बाइल का हो गया, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस हो गया आपका, स्टेरॉइड्स हो गया आपका, कोलेस्ट्रॉल हो गया, विटामिन और ड्रग्स हो गया, क्योंकि ड्रग्स भी लिवर में ही मेटाबॉलाइज होता है, तो वहाँ से निकल गया, ठीक है। अलॉन्ग विथ डाइजेस्टिव वेस्ट, अब पेट से ही निकलेगा ना। स्वेट जो है हमारा वो वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि NaCl निकालता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड भी निकालता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन वैसे तो स्वेट का ये है कि कूलिंग दे सरफेस को, बट ये सब भी एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है थोड़ा सा। इट ऑल्सो रिमूव सम अमाउंट ऑफ वेस्ट, अब मेंशन अबव, वही बात है। अब जो हमारा सिबेशियस ग्लैंड है, ठीक है, वो एलिमिनेट क्या करता है, आपका स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स,
ठीक है, थ्रू सिबम। अब ये कहता है ना कि ये जो निकाल रहा है तो ये जो वेस्ट निकल रहा है सिबेशियस ग्लैंड के थ्रू, इससे ना एक आपका प्रोटेक्टिव लेयर भी बन जाता है आपके स्किन में। इसलिए कहते हैं रोज़ नहीं नहाना चाहिए, मतलब कि एक दिन में 3-4 बार मत नहा लो, सारा प्रोटेक्टिव जो सरफेस है सब निकल जाएगा। सिबम में आपका आ गया स्टेरॉल, ठीक है, हाइड्रोकार्बन और आपका वैक्स, और ये प्रोटेक्टिव फिल्म प्रोवाइड करता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लिवर का एक आप याद कर लो, ठीक है, और यहाँ पर एक आप और एक आप यहाँ पे सिबम का याद कर लो। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझने के लिए दे रखा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका लिवर ही है यहाँ पे बस। अब हम थोड़ा सा डिसऑर्डर पढ़ लें और चैप्टर ख़त्म कर लें। अब देखो डिसऑर्डर में क्या 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 आता है कि अगर किडनी का माल फंक्शन हो जाएगा ना तो बॉडी में यूरीमिया हो जाएगा, मतलब कि ब्लड में यूरिया, कुछ नहीं यूरीमिया हो गया, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, जिसके कारण किडनी फेलियर भी हो सकता है। बस ऐसे यूरीमिया हो जाता है, उसका किडनी पूरा फेल हो चुका है, तो उसको हम हीमोडायलिसिस कराते हैं, ठीक है। हीमोडायलिसिस के थ्रू क्या होता है, अब जैसे डायलिसिस का थोड़ा प्रोसेस शॉर्टकट में पढ़ लेंगे। क्या होता है, जो हमारा ब्लड है, हीमोडायलिसिस में जो हमारा ब्लड है ड्रेन किया जाता है फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, जिससे हम बढ़िया से निकाल पाएँ, उसको हम डायलिसिस यूनिट में डालते हैं, कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अब ब्लड को जो हम निकालते हैं उसको हम जो है ना उसमें थोड़ा सा एंटी कोगुलेंट लाइक हेपेरिन डाल देते हैं, ताकि बाहर निकल के कोगुलेट ना करे, ठीक है। अब उस यूनिट को जो है, वो जो आपका डायलिसिस यूनिट है वो कॉइल्ड सेलोफिन ट्यूब्स है, ठीक है, जो कि सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड। जैसे आपने इंटस्टिशियम कॉर्टेक्स वगैरह पढ़ा ना, जैसे कि ट्यूब्यूल्स होते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड है वहाँ पे, ठीक है, हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन एज द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर आपका वेस्ट नहीं है वहाँ पर, तो इसके क्या है ना कि जो जो आपका पोरस सेलोफिन मेम्ब्रेन है उससे ना फटाफट से मॉलिक्यूल जो है रीएब्जॉर्ब होता है और फटाफट से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है आपका निकल जाता है। तो वही कह रहा है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट है वहाँ पे डायल्यूजिंग फ्लूइड में, जिसके कारण फिर सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट करते हैं, तो बाय क्लियरिंग द ब्लड। अब क्लियर ब्लड जो है वापस से बॉडी में डालना है किसी एक वेन में, तो आप उसमें क्या करें, एंटी हेपेरिन डालेंगे, ठीक है। आप एकदम एंटी कोगुलेंट डाल दें, पूरा का पूरा एंटी कोगुलेटेड ब्लड तो नहीं डाल सकते ना, तो उसका जो है उल्टा चीज़ भी हम डालेंगे। किडनी अगर पूरा ही फेल हो गया, डायलिसिस भी नहीं काम कर रहा, तो अल्टीमेट मेथड क्या है, तो डायलिसिस तो काम करेगा लेकिन इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट करा दो बस, ठीक है। अब फंक्शनल किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव। अगर मतलब जैसे ट्विंस हो गए, अपनी माँ हो गई, अगर आपका HLA जीन वगैरह मैच कर रहा है तो हो जाता है। अब अगर क्लोज रिलेटिव वही होगा तो इम्यून रिएक्शन का चांस जो है कम हो जाएगा। आपका रीनल कैलकुलाई के बारे में बता रखा है कि अगर आप पानी कम पियोगे तो आपके जो है किडनी में अगर स्टोन बन जा रहा है, इनसॉल्युबल मास, जो क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट है, जैसे कि ऑक्जेलेट याद कर लेना एक, ठीक है, अगर बन जाता है तो उसको हम रीनल कैलकुलाई बोलते हैं, कुछ नहीं स्टोन बन गया है। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस का जोड़ने का मतलब यही होता है कि आपके इन्फ्लामेशन हो गए, तो यहाँ पे ये है कि ग्लोमेरुलाई का आपका किडनी में जो इन्फ्लामेशन हो गया, ये काफ़ी भारी बीमारी है, पढ़ोगे आगे चल के बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो आपका हुआ चैप्टर कंप्लीट, बताना सेशन कैसा लगा, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय।